एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी है सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। आज से हम आपको क्लास 6 का एनसीईआरटी शुरू करें। देखिए, ये सीटेट दिसंबर के लिए तो है, लेकिन अभी यूके टेट का आपने देखा होगा, उसका नोटिफिकेशन आ गया, उसके लिए भी बाकी यूपी टेट, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने हैं। और अगर आप बीपीएससी ट्री 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी है, या फिर ट्री 5 के लिए, तो एनसीईआरटी तो सब में आना ही है। तो हम शुरू करेंगे। देखो, जियोग्राफी का हमने पहला चैप्टर करा दिया है, बाकी हम हिस्ट्री का बहुत जल्दी इसको हम कंप्लीट करके बाकी प्रीवियस ईयर और बनने वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला जो चैप्टर है, क्या, कब और कहाँ कैसे, इससे हम देखते हैं। देखो यार, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, कैसे पता लगता है यह जानने की कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो। देखो, अभी हम कुछ भी जानना होगा ना कि कल क्या हुआ था, कहाँ पे लड़ाई हुई थी, क्या फिर कुछ चीज़ कैसा हुआ, किस मतलब कि कहाँ पे कौन सा अभी मतलब कि सम्मेलन हो रहा है, तो हम उसके लिए टीवी देखते हैं, टेलीविज़न को, अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं। रेडियो तो अब बहुत ही कम लोग सुनते हैं। पहले टाइम पे, हम लोग के टाइम पे जब हम लोग छोटे थे तो बहुत रेडियो सुनते थे, घर मैच वगैरह देखते थे, सुनते रहते थे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? देखो, यहाँ से बात आती है अतीत के बारे में कुछ जानना, जैसे कि लोग क्या खाते थे, मतलब एंशिएंट टाइम पे कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते, मतलब मन में आता है ना कि लोग क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, क्या कपड़े पहनते होंगे, जो हम पहन रहे हैं वही या फिर कुछ और। हम आखेटक, शिकारी, पशुपालक, कृषक और शासकों, मतलब जो राजा वगैरह थे, व्यापारी, पुरोहित और शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं उस समय बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन सा नाटक देखा करते थे, या फिर कौन सा गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। देखो, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। पहले तो आपको दे दिया मानचित्र में, आपको देखना नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो सबसे पहला लाइन आप यहाँ से उठा के ले लेना, ठीक है। नर्मदा नदी के में कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पे रहते थे। कहाँ? कई लाख वर्ष पहले इसी नदी के तट पे रह रहे थे। कहाँ पे? नर्मदा नदी के। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, कुछ जो थे वो कुशल संग्राहक थे, जो आस पास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब कि कहाँ पे कौन सा पेड़ है, कौन सा पौधा है, कहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, या फिर कौन सा जानवर है उससे हम दूर जा सकते हैं, मतलब उससे परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो जड़, फल, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे, क्योंकि उसके बारे में पता था, निपुण हो गए थे कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे खतरा में जाना है, क्या नहीं। वे जानवरों का आखेट करते थे। आखेट मतलब समझ रहे हो ना, शिकार करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। अभी जो है हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान जो था वो हमारे इंडिया का भाग है ना यार, तो हमारा ही तो हुआ। तो उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है। ये ऐसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले, कहाँ पे? 8000 वर्ष पहले, कहाँ पे? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में, उत्तर पश्चिम में था, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने क्या किया था? गेहूं, जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। वो लोग गांव में रहते थे। कहाँ पे? गांव में, जैसे हम लोग हैं। उत्तर पूर्व में, देखो अब यही मैं आपको बात समझा रही हूँ, उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, डायरेक्शन से आपको समझना है। उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, यानी नॉर्थ जो है ईस्ट की बात कर रहा है। नॉर्थ हमारा यहाँ पे होता है और हमारा ईस्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। यही इसके बीच का जो डायरेक्शन है, इसके यहाँ पे क्या था? गारो तथा मध्य पहाड़ियाँ। भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाएं। ये ऐसे कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। यहाँ पे भी पहला कहाँ पे हुआ था? उत्तर पश्चिम में। ये हमारा वेस्ट है ना, तो उत्तर पश्चिम हुआ। यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे क्या था? सुलेमान और किरथर पहाड़ी। और यहाँ पे कब लोगों ने क्या कहते हैं, स्त्री पुरुषों ने गेहूँ और फसल जैसे उपजाना शुरू किया, कृषि। तो कब? लिख देना कमेंट बॉक्स में, 8000, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है कि उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, इसका पता लगाना है। और यहीं पे गारो और विंध्य पहाड़ियाँ थी, और यहाँ पे भी लोग कृषि का विकास हो गया था। यहाँ पे भी सबसे पहले क्या उपजाया गया था? क्या उपजाया गया था? चावल, याद रखिएगा। विंध्य के उत्तर में स्थित थे, वहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। देखो, ये गारो पहाड़ी, मैंने अभी आपको डायरेक्शन से भी इसीलिए समझाते हैं। ये सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्शन से समझा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। देखो, अब सिंधु तथा सहायक नदी का पता लगाने के लिए कह रहा है, कुछ जब लगाने के लिए कहता है तो कुछ जरूर है। देखो, इसकी सहायक नदियों की, देखो सहायक नदियाँ उसको कहते हैं जैसे बड़ी बड़ी नदियों की छोटी छोटी, मतलब कि हो गई नदियाँ उसमें आके मिलती हैं, जैसे गंगा की सहायक नदी हो गई, सोन हो गई, गोमती नदी हो गई, ये सब सहायक नदियाँ उन्हें कहती है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। देखो, आप क्वेश्चन में गलत मत करना, कहाँ पे? सिंधु नदी, सिंधु नदी पे कहाँ पे? कितने वर्ष में? 4700, ठीक है, 4700 यहीं पे फले फूले थे आरंभिक नगर।
इसकी सहायक नदी के किनारे समुद्रवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पहले हुआ। कहाँ पे? गंगा नदी की बात कर रहा है ये। गंगा नदी में कब कितना? 2500। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखो सिंधु में कब तक? मेरे साथ, सिंधु में 4700 वर्ष, ठीक है। और वहीं गंगा की बात करें, हम गंगा की बात करें तो 2500। ये गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आ चुके हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी का सोन का पता लगाओ। अब सोन नदी के बारे में इसलिए कह रहा है क्योंकि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्रों के कारण मतलब जोखिम यात्रा भारी होती थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने किया। उनके लिए बहुत असंभव मतलब नहीं था, लेकिन इन्होंने किया उसका। कभी कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे। देखो कभी कभी हम गांव के लोग, हमारे गांव के लोग, हम लोग भी बाहर पढ़ने के लिए आए क्योंकि काम वगैरह में, जॉब वगैरह मिले, और आप लोग भी इसीलिए पढ़ रहे हो। और गाँव में बहुत से लोग जो है दूसरी जगह जाते हैं मतलब जॉब के लिए ना, काम के लिए, क्योंकि मिल नहीं पा रहा है, पैसे वैसे चाहिए फैमिली को चलाने के लिए। कभी कभी सेनाएं मतलब दूसरे क्षेत्र पर हासिल करने के लिए जाती थी। इस मतलब सेना भी जाती थी, जैसे अभी हमारा इंडिया जाके पाकिस्तान पे कब्जा कर ले, ठीक है। हाँ, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते थे। जैसे कि अभी व्यापार होता है इंडिया से अदर कंट्रीज में। धार्मिक गुरु लोगों को, और धार्मिक गुरु कौन होते थे? ये लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे। एक गाँव से दूसरे गाँव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे ये लोग घूमते रहते थे। कुछ नए रोचक स्थानों को खोजने की उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर भी मिलता है। मतलब कि जानने का विचार जो थे, अवसर मिल रहा है कि कहाँ पे कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, कहाँ पे, जैसे अभी हमारे यहाँ हम लोग नॉर्मल हिंदी भोजपुरी बोलते हैं। अभी हम लोग साउथ में चले जाएंगे, तमिल तेलुगु, तो हमें मिल रहा है ना एक दूसरे का विचार वगैरह। देखो एशिया जो था ना, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। कौन? हमारे भारत के पड़ोसी देश को दर्शाता है। देखो लोग यात्रा क्यों करती थी, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखने के लिए कह रहे हैं, हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, जैसे पहाड़ियाँ हो गया, पर्वत हो गया, इस समुद्र मतलब कि, और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जैसे अब हमारा मान लो ये हो गया इंडिया की तरफ का पोर्शन, इधर पाकिस्तान हो गया, तो इस तरफ का जो है वो हमारा बॉर्डर जो है इंडिया पे ही लगाता है ना। और इधर हो गया श्रीलंका। श्रीलंका जो हो गया ये हमारे यहाँ पाक जल संधि है ना, पाक जल संधि जो है उसको दर्शाता है। हालांकि लोगों ने इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। मतलब कि लोगों को अगर इन सीमाओं को पार करना होता तो आसान नहीं था। जिसने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, लेकिन ऐसा भी है जो हम लोग चाहे वो कर ना सके, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उप महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने के लिए उसको लाने के लिए, ताकि अच्छा घर बनवा सके, अच्छा भोजन कर सके, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और मतलब अच्छे विचार अपना सके, वहाँ से मतलब एडॉप्ट करते रहते थे। देश का नाम देखो, अब यहाँ से हमारा एक चीज़ स्टार्ट होता है, देश का नाम। अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किससे निकला है? याद रखिएगा, इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडिया शब्द हमारा किससे निकला है? इंडस से, ठीक है, इंडस से, ठीक है, इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इंडिया, फिर उसके बाद इंडस, ठीक है, डस लिख दे रही हूँ। उसके बाद संस्कृत, किससे निकला है? संस्कृत से, ये याद रखिएगा, संस्कृत से निकला है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का, देखो कुछ भी ये पता लगाने के लिए कह रहा है तो उसके पीछे इसका कुछ राज है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर, कहाँ पे? उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले देखो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस कहा। देखो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, ईरानियों ने क्या कहा? हिंदोस, ठीक है, यूनानियों ने क्या कहा? इंदोस। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक मतलब कि समूह के लिए कहा जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की एक आरंभिक, लगभग हमारी ऋग्वेद जो है कृति, कब इसकी रचना की गई? 3500 वर्ष पुरानी है ना। बाद में इसका मतलब प्रयोग किया गया था। पता चला कि इसमें भी मतलब एक समूह के लोग रहते थे, कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में, उनके लिए किया जाता था।
अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं? देखो, अतीत की जानकारियाँ हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना। उसको हम क्या बोलते हैं? पांडुलिपियाँ। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, इसीलिए इसको पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द से बना है। मैन्यू जिसका अर्थ है हाथ से निकला। ये पांडुलिपियाँ, देखो आपसे यहाँ क्वेश्चन ये पूरा पूछ चुका है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल में विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। याद रखिएगा, पांडुलिपियाँ जो होती थी ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। ये कौन से लैटिन शब्द से बना है? मैन्यूस्क्रिप्ट से। मैन्यू का अर्थ है हाथ से निकला या फिर हाथ से लिखा हुआ है। और ये पांडुलिपियाँ प्राय किस पे लिखी जाती थी? ताड़पत्र। ये कहाँ पे मिलता था? हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल में विशेष तरीके से ये भोजपत्र तैयार होता था। ये चीज़ जरूर से याद रखिएगा आप लोग। ये हमारी पांडुलिपियाँ, इसको देख लीजिए। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था, तो कुछ नष्ट कर दी गई। जैसे कि आप देख लो, अभी नालंदा का ही ले लो। अभी तो देखो, अभी इसका चल रहा है ना कि नालंदा फिर से बन रहा है, तो बख्तियार खिलजी ने उसको नष्ट कर दिया। बहुत दिनों तक जलती रही, कई महीनों तक, तो बहुत सी पांडुलिपियाँ नष्ट हो गई। फिर भी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिर तथा बिहारों से प्राप्त होती है, मतलब मंदिरों या फिर बिहारों में रखी जाती हैं उस टाइम पे। तो फिर मिला है इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी, जैसे कि विज्ञान हो गया, उस आर्यभट्ट वगैरह हो गए, उनके बारे में जानकारी मिलती है। औषधियाँ में कौन से ऐसे बहुत फेमस औषधि मतलब चिकित्सक थे, क्या नाम था उनका? ऐसे कुछ तो नाम था, चौ से आप लोग जरूर बताइएगा। प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए भी मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक में और तमिल में। प्राकृतिक भाषा का आम लोग यूज़ करते थे। याद रखिएगा, आम लोग जो थे, हम जैसे आम लोग, वो प्राकृतिक भाषा का यूज़ करते थे। बाकी राजा महाराजा जो आर्य लोग थे वो संस्कृत बोलते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे, यानी लिखवाते थे, ताकि लोग उनको देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों जैसे अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में वर्जित विजयों का लेखा जोखा, ठीक है, कि इस तरह लड़ते भिड़ते थे ये लोग, इस तरह से लिखते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, एक अभिलेख का मैं आपको बता देती हूँ, बहुत पूछता है। अशोक का अभिलेख 2250 वर्ष पुराना। यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक के अशोक के नाम पे लिखवाया गया था, उन्होंने आदेश दिया था। इसके बारे में, अशोक के बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामाइक, एक ऐसा अभिलेख है जो मतलब कि पूछेगा ऐसा कौन सा अभिलेख है जो मतलब कि यूनानी और आरामाइक में लिखा गया था, तो अफगानिस्तान का। और किसने लिखवाया था? अशोक के अभिलेख के बारे में ही जब पूछेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी है, प्रयोग में लाई गई। जैसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। देखो, ये मत इतिहासकार और पुरातात्विद में कंफ्यूज मत होना। वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तनों, मतलब इस सब का अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा। और तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द कभी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़िया, मछली, हड्डियाँ को भी ढूंढते रहते हैं। मतलब तब पता चल सकता है ना कि क्या उस टाइम पे कैसे लोग खाते थे, रहते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ये वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में ये बचे होते हैं। देखो, पांडुलिपियाँ, अभिलेख तथा पुरातात्विक के मतलब ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रयास मतलब इतिहासकार का यूज होता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। देखो, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, आप इतिहासकार उनको कहते हैं जो मतलब कि अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के मतलब जो प्राप्त होते हैं, जैसे चीज़ें स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना मतलब कि बहुत ही रोचक हो जाता है। जैसे कि अब जैसे मान लो अगर आपको बार बार पढ़ाया जाए सारनाथ के बारे में, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा ना। जब आप वहाँ चले जाओगे, वहाँ देखोगे, तो आपको देख के समझ में आएगा, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहास का तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का उपयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करता है। अतीत एक या अनेक। देखो, ये क्वेश्चन हमारा हो गया SST
पॉजिटिव पेडागॉजी का। अतीत एक नहीं है, अनेक है, याद रखिएगा। अतीत, तुमने इस पुस्तक के शीर्षक में लिखा होगा हमारे अतीत। हमारे का मतलब बहुवचन होता है, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाता है कि अलग अलग समूह के लोग इस अतीत के मतलब अलग अलग मायने थे। मतलब जैसे वर्ड में उन्होंने बांट दिया था ना, आप एक तरह से एग्जाम्पल समझ लो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की तरह से उन्होंने बांट दिया था, तो सबका अपना अलग अलग मायने होता था, तो इसलिए सबके बारे में लिखा गया है। सिर्फ किसी एक के बारे में जानकारी नहीं देना है, सबके बारे में देना था, ठीक है। पशुपालक जैसे तथा कृषक का जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों के जीवन, मतलब सबसे अलग अलग भिन्न था। राजा और जैसे कृषक हो गए, उनका जीवन में बहुत डिफरेंस था। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, हमारे यहाँ भी जिसके पास बहुत पैसा है उसकी लाइफ अलग है, हम लोग की लाइफ बहुत अलग है। तो इस तरह की बात तो हम किसी एक के बारे में नहीं बता सकते हैं ना। और उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते थे। जैसे उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के समूह के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़ के, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह मतलब द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में लोग जो है खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान रहते थे। जैसे शहर के लोग अभी भी भाई हम किसानों पे भी तो निर्भर रहते हैं, हम लोग के उधर से ही तो आता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जैसे बक्सर का युद्ध हो गया, तराइन का युद्ध हो गया और पानीपत का युद्ध हो गया, तो वो लोग लिखवाते थे ना और चीज़ें बनवाते थे। जबकि शिकारी, मछुआरा, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्वविद की सहायता से हमें उनके जीवन के बारे में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष रह गया, बहुत कमी मिला है क्योंकि उन लोगों ने लिखवाया नहीं। देखो अब तिथियों के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है तिथियों के बारे में। अगर तुम देखो, अगर कोई तुमसे तिथि का विषय पूछे तो तुम शायद उन दिन की तारीख, माह, जैसे वर्ष में, जैसे मान लो तुम्हारा बर्थडे कोई पूछा तो हम लोग क्या बताएंगे, 90s के बच्चे हैं ना, या फिर आप 2000 के होंगे तो इस तरह बताओगे कि 2000 में मेरा बर्थडे था, इन दिन को फलाने फलाने, ठीक है, तरह का कोई वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, याद रखिएगा। ये वर्ष की गणना किसकी की जाती है, जो जीसस है उनके बर्थडे के बाद से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के 2000 जन्म मतलब कि वर्ष के बाद, मतलब अगर बोला आपका, मान लीजिए कोई सीला है उसका बर्थडे 2000 में है, तो मतलब क्या कहेंगे, उसका बर्थडे 2000 में हुआ था, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल के बाद। इस ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व लिखी जाती है। जैसे अब हम हड़प्पा सभ्यता की बातें करेंगे तो हम ईसा पूर्व की ही बात करेंगे ना, ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है। इस पुस्तक में हमें 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का मतलब मूल्यांकन करेंगे। एक चीज़ आपसे बहुत क्वेश्चन पूछता है, बीसी का मतलब क्या होता है, या फिर हिंदी में ईसा पूर्व भी लिखा रहता है। इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व जहाँ पे लिखा रहता है बिफोर क्राइस्ट यानी इसके जन्म के पहले। कभी कभी तुम एडी भी पढ़ोगे, कभी कभी हमने एडी भी देखते हैं ना, इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म याद रखिए कि एनी डोमिनी होता है, ठीक है, एनी डोमिनी होता है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी लिखा होता है। इसका प्रयोग क्या होता है, सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए होता है। देखो आपसे पूछेगा सीई का फुल फॉर्म कॉमन एरा के, बीसी का होता है बिफोर कॉमन एरा। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है। कभी कभी बीपी, एक चीज़ और याद रखिएगा, बीपी का अर्थ क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले, तो ये याद रखिएगा। तो हमारा चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक बार इसको मिला के हमको बताइएगा ज़रूर से। ये कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पहले सुलेमान किर्त है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है 47 वर्ष पूर्व, वहीं पर अगर आपसे गंगा घाटी का पूछेगा 25 वर्तमान, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे के चैनल्स को मतलब कि जो भी वीडियोज़ आएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।